तो यूनिट सेकंड हमारी चल रही है और सेकंड यूनिट में हम चैप्टर नंबर 6 का कर रहे हैं विद्युत परिपथ। और इससे पहले जो हमने किया था वो विभव मापी के बारे में क्या था, विभव मापी का सिद्धांत आपको बताया गया था, विभव माप की संरचना बताई थी, विभव प्रवणता के बारे में बताया गया था। अब जो इससे अगला टॉपिक आता है वो आता है विभव मापी के अनुप्रयोग। और ये विभव मापी के 3 अनुप्रयोग हैं, तो इसके लिए अलग से एक एक करके हम तीनों अनुप्रयोगों को पढ़ेंगे, 3 वीडियोस के लिए बनाएंगे। तो ये छोटा सा अनुप्रयोग है, इसको अच्छे से तरीके से आपको समझना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना विभव मापी के अनुप्रयोग। विभव मापी के अनुप्रयोग। इसमें हम 1 नंबर आज पढ़ेंगे, विभव मापी की सहायता से विभव मापी की सहायता से दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं, विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो हमें निकालना है विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध। देखना, ये अपने पास सेल है, इसका पॉजिटिव सिरा है और ये इसका नेगेटिव सिरा है। और जो सेल का निरूपण हमें पता है किस प्रकार से करते हैं, सेल के साथ में आंतरिक प्रतिरोध है वो जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार से हम सेल का निरूपण करते हैं। ये सेल है और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है R, और इस सेल को हम एक बाह्य प्रतिरोध R के द्वारा जोड़ देते हैं। यह है बाह्य प्रतिरोध R। और चैप्टर नंबर 5 में हमने क्या था, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ये अपना संबंध आया था V बराबर E माइनस आई आर, यानी कि अपनी आया था E माइनस आई आर इक्वल टू V। यहाँ से अगर हम आई आर का मान निकालेंगे तो अपने पास में आएगा E माइनस V। अगर यहाँ से हम R का मान निकालेंगे तो ये अपने पास आएगा E माइनस का V बटा I। ये आंतरिक प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला है। अब जैसे ही इस सेल में धारा प्रवाहित होगी, ये प्रतिरोध, ये जो R है, इसके सिरों पर विभव उत्पन्न हो जाएगा और ये विभव है V। और इस विभव V को हम ओम के नियम से निकाल सकते हैं, ओम के नियम से। तो जो ओम का नियम होता है अपना वो होता है V बराबर आई आर। यहाँ से हम अगर I का मान निकालेंगे तो I इक्वल टू आएगा V बटे R। तो ये I का मान हम रख देते हैं यहाँ पर, तो अपने पास आंतरिक प्रतिरोध आ जाएगा R बराबर E माइनस का V। I की जगह रखेंगे V बटे R, V और R चला जाएगा ऊपर। यह फॉर्मूला होता है आंतरिक प्रतिरोध निकालने का, R इक्वल टू E माइनस का V अपॉन V इक्वल टू R। अब हम बात करें विभव मापी की। विभव मापी की सहायता से हम किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस प्रकार से निकालेंगे, फॉर्मूला आपके सामने ये लिख दिया है, R इक्वल टू E माइनस का V अपॉन V इंटू में R। अब देखना आगे, ये अपनी विभव मापी होती है। ये तार होता है A और B, जो कॉन्स्टेंटन तथा मैग्नेट मिश्र धातु का बना हुआ होता है। इस तार में से हम धारा प्रवाहित करने के लिए क्या जोड़ देते हैं, एक तो सेल जोड़ देते हैं, एक जोड़ते हैं कुंजी और एक जोड़ते हैं धारा नियंत्रक, और इसको हम जोड़ देते हैं बिंदु B से। और ये याद रखना, प्राथमिक सेल है ये जो प्राथमिक परिपथ है, इसके अंदर हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। ये परिपथ को ऐसा कैसा रखते हैं, जोड़ने के बाद में इस परिपथ में कुछ भी चेंज नहीं किया जाता है। जबकि द्वितीयक परिपथ को हम अपने अनुप्रयोग के हिसाब से बदल सकते हैं, जबकि प्राथमिक परिपथ को में कुछ भी नहीं चेंज किया जाता। ये प्राथमिक परिपथ है, प्राथमिक परिपथ। और ये है सेल
EP प्राइमरी और यह है कुंजी K1 और यह है धारा नियंत्रक RH। यह है विभव मापी का प्राथमिक परिपथ। अब हम बनाते हैं विभव मापी का द्वितीयक परिपथ। ये दूसरा सेल लगा होता है जिसका हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है और इसके साथ में हम जोड़ते हैं धारामापी और धारामापी से जोड़ देते हैं जोकि J। इसको बोलते हैं जोकि J या फिर हम इसको विसर्पी कुंजी भी बोलते हैं। अब हमें निकालना है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो अभी आपको बताया द्वितीयक परिपथ में अपने हिसाब से हम अनुप्रयोगों के हिसाब से जोड़ सकते हैं। हमें निकालना है आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध निकालना है विभवमापी की सहायता से। तो हम क्या करते हैं, इसका ये पॉजिटिव सिरा है, इसके इस पॉजिटिव सिरे से एक तो जोड़ देते हैं प्रतिरोध R और एक जोड़ते हैं कुंजी K2। यह है कुंजी K2। क्योंकि हमें आंतरिक प्रतिरोध वो निकालना है, तो आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए हमने क्या किया है, एक तो प्रतिरोध बॉक्स जोड़ दिया है R और एक जोड़ दिया है कुंजी K2। जबकि द्वितीयक परिपथ के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होता है। एक बात तो ये याद रखनी है आपको, जबकि सभी के जो पॉजिटिव सिरे हैं वो बिंदु A के ऊपर जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि इस सेल का पॉजिटिव सिरा है, इसका भी पॉजिटिव सिरा आप देख सकते हो, और ये जो प्रतिरोध है इसका भी पॉजिटिव सिरा है, बिंदु A पर जुड़े हुए हैं। तो जो सभी के जो पॉजिटिव सिरे हैं वो बिंदु A के ऊपर ही हम जोड़ते हैं। तो जैसे कि ये बैटरी है, यहाँ पर प्राथमिक सेल है, इसका भी जो पॉजिटिव सिरा है वो बिंदु A पर जोड़ा है, और एक ये लगा हुआ है सेल E, इसका पॉजिटिव सिरा भी हमने A के ऊपर जोड़ रखा है, और ये प्रतिरोध है इसका सिरा भी हमने बिंदु A के ऊपर जोड़ रखा है। अब हम बात करते हैं इसके आंतरिक प्रतिरोध की। इसके बारे में हम सारी चीजें लिख भी सकते हैं जो विभव मापी में हमने लिखी थी कि प्राथमिक सेल यह है, द्वितीयक सेल यह है। द्वितीयक सेल में ए सिरे से हम प्रतिरोध बॉक्स तथा कुंजी K2 जोड़ देते हैं। बाकी का सेम काम आपको जो पीछे करवाया गया है सेम वही करना है। अब हम यहाँ पर सीधे आंतरिक प्रतिरोध वो यहाँ पर निकालते हैं। तो उसके लिए देखना क्या करना है, सबसे पहले हम कुंजी K2 को खुला रखते हैं। इसमें एक नंबर पॉइंट क्या है, K2 को खुला रखने पर, जबकि K1 में कुछ भी चेंज आपको करना नहीं है, प्राथमिक परिपथ जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। अब सबसे पहले हमने क्या किया है, K2 को खुला रखने पर ये जो कुंजी है K2 इसको हमने खुला रख दिया है। तो खुला रख दिया है तो हमें पता है कि इस प्रतिरोध में से, इस सेल में से कोई धारा नहीं बहेगी, क्योंकि अपना कुंजी K2 ये खुली हुई है। तो कुंजी K2 खुली है तो ये जो आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स के अंदर कोई भी धारा नहीं बहती है। इस बॉक्स के अंदर कोई भी धारा नहीं बहेगी, एक तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि कुंजी K2 खुली है। अगर कुंजी K2 खुली है तो ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सेल ही काम में नहीं करेगा अब, और ये सेल काम नहीं करेगा तो इस परिपथ के अंदर, इसके अंदर कुछ भी धारा है वो नहीं बहेगी। अब हम क्या करेंगे कि ये जो कि J है इसको हम तार के बिंदु A पर टच करेंगे। अब जैसे ही जो कि J को हम बिंदु A पर टच करेंगे तो ये विक्षेप इस प्रकार से दिखाएगी, लेफ्ट साइड में इसका विक्षेप होगा। और जैसे अगर हम बिंदु B पर जो कि J को टच करेंगे तो इसका विक्षेप होगा इस प्रकार से राइट साइड में। तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो अपने शून्य विक्षेप आएगा वो बिंदु A और B के बीच में ही कहीं पर आएगा। तो जैसे ही हम जो कि J को इसके बीच में से टच करेंगे तो ये जो इस प्रकार से बीच में से अगर हम टच करेंगे जो कि J को, तो वहाँ पर हमें शून्य विक्षेप प्राप्त हो जाएगा। बिंदु यहाँ पर हमें शून्य विक्षेप प्राप्त होगा, और ये लंबाई हम मान लेते हैं कितनी है, L1 लंबाई के ऊपर हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर ये जो तार आपको दिखाई दे रहा है जो कि J वाला, इस तार में आपको पता है यहाँ पर अब कोई धारा नहीं बहेगी। कोई धारा क्यों नहीं बहेगी, क्योंकि जो इतने का विभव है वो इतने के विभव के बराबर हो गया है। धारा कब बहती है, जब विभव का अंतर हो। अगर विभवांतर 0 हो तो धारा है वो आवेश को प्रवाह वो नहीं होगा। तो इस स्थिति के अंदर ये जो कि J वाला तार है इसके अंदर से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इस स्थिति के अंदर हमें पता है ये सेल तो काम कर नहीं रहा है, क्योंकि K2 वो खुली हुई है। तो जो विद्युत वाहक बल या फिर टर्मिनल वोल्टता है वो इसके विभव के बराबर में होगी। तो हमें पता है कि सेल अगर काम में नहीं कर रहा हो और परिपथ से कोई भी धारा नहीं बह रही हो तो उस स्थिति में उसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। तो जो विद्युत वाहक बल E है
वो किसके बराबर में होगा, ए और जे के सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न है उसके बराबर में होगा। और विभवांतर क्या है इसका, XL1, जहाँ x क्या है विभव प्रवणता, एकांक लंबाई पर विभव प्रवणता, और ये L1 हमें पता है कि इतनी दूरी के ऊपर हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर E बराबर कितना आ जाएगा, XL1। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 2 और इसको मानते हैं हम समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर समीकरण 2 तक शायद आपको समझ में आया होगा। दोबारा से देखना क्या क्या गया है इसमें। सबसे पहले कुंजी K2 को खुला रखा है। अब जैसे ही कुंजी K2 को हमने खुला रखा है, इस परिपथ के अंदर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो अब हमें क्या करना है कि जो कि J को लेना है और जो कि J को तार के बिंदु A पर टच करवाना है। जैसे बिंदु A पर टच करवाएंगे हम, तो विक्षेप वो लेफ्ट साइड में सुई दिखाएगी, और अगर बिंदु B पर टच कराएंगे तो राइट साइड में विक्षेप वो प्राप्त होगा। तो हमें ये पता चल जाएगा कि बिंदु A और B के बीच में, ये तो बिंदु A है और ये बिंदु B है, तो बिंदु A और B के बीच में कहीं पर शून्य विक्षेप की स्थिति हमें प्राप्त होगी, और वो होगी इस तार के कहीं बीच के मध्य में। तो मध्य के अंदर हमें पता है कि वहां पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो गई है, यानी कि वहां पर धारा का मान कितना है, 0 है। यानी कि जो इसका विभवांतर है वो विद्युत वाहक बल E के बराबर में हो जाएगा। और विद्युत वाहक बल E के बराबर में क्यों होगा, क्योंकि अपनी कुंजी K2 खुली हुई है, और खुली हुई है तो सेल के अंदर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, और सेल के अंदर से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो तो उस स्थिति में सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये आपको चैप्टर नंबर 5 में अच्छे तरीके से बताया गया था कि जब सेल खुले परिपथ में हो तथा सेल से कोई धारा नहीं ली गई हो, उस स्थिति में सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो जो विद्युत वाहक बल E है वो XL1 के बराबर में होगा, जहां X आप लिख सकते हो विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता। और विभव प्रवणता इससे पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि विभव मापी तार पर प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। तो E बराबर आ गया XL1। अब दूसरी कंडीशन में हमें क्या करना है, K2 को बंद, K2 को बंद कर देना है। तो जैसे हमने K2 को बंद करेंगे तो हमें पता है इस सेल से धारा बहनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ये जो परिपथ है इस परिपथ में धारा बहनी स्टार्ट हो जाएगी। इस परिपथ के अंदर पूरे परिपथ में धारा बहनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोबारा से हम क्या करेंगे, जो कि J को लेंगे, जो कि J को तार के बिंदु A पर टच करवाएंगे। A पर टच करवाएंगे तो विक्षेप दोबारा से इस साइड लेफ्ट साइड में दिखाएगी सुई, और बिंदु B पर टच करेंगे तो लेफ्ट अपना जो राइट साइड में अपनी सुई विक्षेप दिखाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि जो शून्य विक्षेप है वो बिंदु A और B के बीच में कहीं पर आएगा, और ये जो शून्य विक्षेप हमने मान लिया है कि यहाँ पर आ रहा है, और ये जो लंबाई है इस स्थिति में ये हम मान लेते हैं L2 है। अब की बार हमने लंबाई मान ली है L2, तो और इस स्थिति में भी आपको याद रखना है कि I बराबर क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ पर जो विभवांतर है वो इसके विभवांतर के बराबर हो जाएगा। तो अगर विभवांतर बराबर है तो हमें पता है परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, उसको हम शून्य विक्षेप की स्थिति बोलते हैं। तो I इक्वल टू यहाँ पर आ गया है 0। तो इस स्थिति के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि क्या विभवांतर है वो किसके बराबर में होगा। तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा प्रवाहित हो रही है तो जो टर्मिनल वोल्टता है वो इसके विभव के बराबर हो गई, क्योंकि हमें पता है कि जब सेल बंद परिपथ में हो, तो बंद परिपथ में तो सेल से धारा ली गई हो, तो अब सेल से धारा ली जा रही है, उस स्थिति में जो सेल के सिरों के मध्य विभवांतर है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टता। तो इस स्थिति में जो टर्मिनल वोल्टता V है वो किसके बराबर में होगा, XL2 के बराबर में। इसको हमने लिख दिया है समीकरण नंबर 3। बस इतना सा काम आपको करना है, ए और V का मान निकालना है। जैसे ही V का मान आ गया समीकरण 1 के अंदर आपको रख देना है, और अपना आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला है वो स्थापित हो जाएगा। दोबारा से देखना, K2 को बंद करने के लिए हमने क्या किया है, K2 को बंद कर दिया। अब जैसे ही K2 को बंद करेंगे इस परिपथ में धारा बहनी स्टार्ट हो जाएगी, और ये धारा देखना इस प्रकार से इस पूरे परिपथ में बहेगी। अब हमने जो कि J को लिया है, अब जो कि J को अगर हम बिंदु A के ऊपर टच करवाएंगे तो लेफ्ट साइड में विक्षेप आएगा, B पर टच करवाएंगे तो राइट साइड में विक्षेप आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो शून्य विक्षेप है हमारा वो A और B बिंदु के बीच में ही कहीं पर होगा, उसको हम बोलते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति। और ये जो लंबाई है ये बिंदु A से L2 दूरी के ऊपर हमें शून्य विक्षेप प्राप्त हो रहा है। तो जो विभव आएगा वो आएगा XL2। जो X है वो विभव प्रवणता, विभव प्रवणता मैंने आपको बताया था
कि जैसे कि इस सेल से 10 वोल्ट आ रहा है तो ये 10 वोल्ट इस तार के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं विभव प्रवणता। विभवमापी तार पर प्रत्येक अंक लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहा जाता है। तो ये हमने V का मान निकाल लिया है और ये हमने E का मान निकाल लिया है। समीकरण 2 व 3 का मान अब हम रखेंगे समीकरण 1 के अंदर। तो देखना, समीकरण 2 व 3 का मान हमें रखना है समीकरण 1 के अंदर। और जैसे हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास में जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है उसका फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा। और यही अपना अनुप्रयोग है, बस छोटा सा अनुप्रयोग है। तो देखना, R इक्वल टू E का मान कितना है XL1, यहाँ पर लिख देना है XL1 माइनस V का मान है XL2 बटे V का मान XL2 और इनटू में क्या है, R है। ये जो R है ये है बाह्य प्रतिरोध। अब R इक्वल टू करेंगे, ऊपर में X कॉमन आ रहा है, X इसमें कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा L1 माइनस L2 बटे XL2 इनटू में R। तो R इक्वल टू X से X कैंसिल, अपने पास फॉर्मूला आ गया L1 माइनस L2 बटा L2 और इनटू में R। इस फॉर्मूले के द्वारा हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध की गणना हम कर सकते हैं। यही अपना अनुप्रयोग था, विभवमापी की सहायता से दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो इसके ऊपर एक बार हम रिवाइज और करते हैं, फिर इस टॉपिक को यहीं पर ही खत्म करते हैं। तो अपना ये मेन हेडिंग थी अपनी विभवमापी की सहायता से दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला हमारे पास में ये है, जो हमने चैप्टर नंबर 5 में इसको प्रूव भी किया था। ये फॉर्मूला आया है चैप्टर नंबर 5 से, विभव टर्मिनल वोल्टेज आंतरिक प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बल में संबंध है R इक्वल टू E माइनस का V अपॉन V इंटू में R। एक तो ये फॉर्मूला आ गया आंतरिक प्रतिरोध का। सबसे पहले हमको विभवमापी है वो बनाना है। तो ये विभवमापी हमने बनाया है, और जो प्राथमिक परिपथ है इसके अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, जबकि द्वितीयक परिपथ में हम अपने अनुप्रयोग के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। तो द्वितीयक परिपथ बनाया है, हमें निकालना आंतरिक प्रतिरोध। तो इसके लिए हमने एक प्रतिरोध लगा दिया है, कुंजी K2 लगा दिया है। पहली स्थिति में हमें क्या करना है, K2 को खुला रखना है। अब जैसे ही K2 को खुला रखेंगे इस परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं कोई होती है। अगर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो उसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। यानी कि जब सेल खुले परिपथ में हो तथा सेल से कोई धारा नहीं ली गई हो, उस स्थिति में सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ये इसमें विद्युत वाहक बल किसके बराबर में आएगा, ये बराबर XL1 के, जहाँ X है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता भी आपको बताई है, ये 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट इस तार के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, जिसको ही हम बोलते हैं विभव प्रवणता। दूसरी स्थिति में हमने K2 को बंद कर दिया है। जैसे ही K2 को बंद करेंगे इस परिपथ के अंदर धारा बहने स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो V इक्वल टू आ गया XL2, इसको समीकरण नंबर दिया 3। 2 व 3 का मान हमने 1 में रखा है, तो अपना आंतरिक प्रतिरोध का यह फॉर्मूला अपने पास आ गया है। इस फॉर्मूले के द्वारा हम आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। तो ये अपना टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो इसका नेक्स्ट अनुप्रयोग है वो करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं।